तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जीके का क्लास कंटिन्यू होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो चलिए थोड़ी देर में अपने ऑब्जेक्टिव क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जैसा हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर में अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। तो आशा करते हैं आप सभी ने अभी तक हमने जितने ऑब्जेक्टिव किए हैं वो सभी आपके दिमाग में छप गए होंगे। तो चलिए हम लोग अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। सभी को मेरी वॉइस पहुंच रही है अच्छे से? सभी लोग एक बार डन कर दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपनी थोड़ी देर में अपने क्लास की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमारा प्रैक्टिस से 2 चलेगा, जनरल नॉलेज। सर शायद थर्ड होना चाहिए ना, शायद तीसरा होगा। तीसरा नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड है। चलिए तो बढ़ते हैं थोड़ी देर में। ये 2 नहीं, ये 3 होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट ये हमारा 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न, ध्यान पूर्वक आप सभी लोग पढ़े। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते। सवाल को देखें, सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। यानी क्या कह रहा है, प्रश्न समझ गए ना? यानी कौन सा ऐसा खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शन है आपका, है नहीं, नहीं, यहाँ पर नहीं है। देखिए नहीं की बात है। तो आपका पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है खो खो, तीसरा ऑप्शन है आपका हॉकी, और चौथा ऑप्शन है फुटबॉल। तो इन 4 विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प बताएं जिसके टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। अब फटाफट इस हमारे सेशन को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फटाफट अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर कर दें कि अधिक से अधिक आप सभी के फ्रेंड्स जो है वो हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, तो बताओ। इस प्रश्न का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, खो खो। क्या दोस्तों? खो खो एक प्रकार का ऐसा खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। क्या इसमें 11 खिलाड़ी नहीं होते दोस्तों? इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 लोग ही इसमें हिस्सा लेते हैं। चलिए, बाकी ये जो क्रिकेट है इसमें 11 खिलाड़ी एक टीम में। हॉकी में भी आपको 11 मिलेंगे, फुटबॉल में भी आपको एक टीम में क्या मिलेंगे? 11 मिलेंगे। चलिए, आपसे कुछ और अदर प्रश्न पूछते हैं कि इन सभी खेलों में, जैसे एक खेल होता है नेट बॉल, आपने नाम सुना होगा नेट बॉल। नेट बॉल का नाम सुना है? तो आप सभी लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें कि नेट बॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। और एक बॉल आपने सुना होगा बेसबॉल, ये भी एक खेल है बेसबॉल। तो बताइए, बेसबॉल और नेट बॉल ये 2 प्रकार के गेम्स है। तो बताइए इन गेम्स में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, नेट बॉल या बेसबॉल? सॉरी, बेसबॉल नहीं, बास्केटबॉल लिखना था। बेसबॉल इसको हटाओ, बेसबॉल नहीं, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, बेसबॉल लिख दिया, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। चलो बताओ क्या हो जाएगा दोस्तों, नेटबॉल में और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? चलिए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। तो दोस्तों याद से सुनिएगा कि आपका जो नेटबॉल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7। और बात करें बास्केटबॉल की तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में, बात कर रहे हैं कितने टीम में?
वन टीम, एक टीम, दो टीमों की नहीं, एक टीमों की खिलाड़ियों की संख्या। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या था, खेल से संबंधित। चढ़ते बढ़ते दोस्तों आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी एक खेल से संबंधित है, गेम से संबंधित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। नेशनल गेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल या कार्फ बॉल। चार ऑप्शन है आपके पास। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ऐसे खेलते हैं, देखा होगा बीच उच पे लोग खेलते हैं। बेसबॉल, लाठी वाले डंडे से। हैंडबॉल या फिर कार्फ बॉल। तो बताएं इन चार विकल्पों में एक विकल्प ऐसा बताएं जो सही है। तो फटाफट आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसबॉल। क्या, बेसबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें, सॉरी, बेसबॉल एक ऐसा खेल है जो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप क्या और भी जानते हैं। जैसे कुछ देश में लिखूंगा, आप उनके राष्ट्रीय खेल अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे भूटान, आप इसको दे देता हूं नंबर में ऑप्शन ए। आप मुझे बता दें कि भूटान का नेशनल गेम क्या है। एक है आपका स्कॉटलैंड, दूसरा है आपका स्कॉटलैंड। आप मुझे स्कॉटलैंड का बता दें। दो देश मैंने दिए, आप इनका बता दें। एक मैं आपको और देता हूं, स्पेन। ये तीन देश मैंने आपको दिए हैं, ए बी सी। आप मुझे इन तीनों देशों के नेशनल गेम्स के बारे में बताएं। कौन से गेम्स के बारे में, नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है। तो यहां भी बताएं कि भूटान एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय खेल क्या है, स्कॉटलैंड का क्या है, स्पेन का क्या है। तो दोस्तों आप सभी लोग यहां से ध्यान दें कि भूटान एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है। क्या है दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जिसका क्या है राष्ट्रीय खेल, तीरंदाजी। बात करें स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड का जो है दोस्तों वो गोल्फ है। गोल्फ खेले हो कभी, बहुत ही साफ मैदान होता है, एकदम बढ़िया तरीके से, अमीरों का खेल भी है ये एक तरह का। स्पेन, अब बताओ स्पेन, स्पेन में क्या होता होगा। एक नाम सुना है सांड का, तो यहाँ पर सांड युद्ध होता है और यही इनका क्या है, नेशनल गेम। चलिए, तो ये तीन देश है और भी कंट्रीज है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग बाबू अपने आज के तीसरे प्रश्न की ओर। ये भी हमारा खेल से संबंधित था। तो आज का दोस्तों तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये कहता है कि संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। प्रश्न को पढ़ें, पॉलिटी का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में, क्या, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। यानी बात कर रहा है शेड्यूल की। आप भी, आपके दिमाग में आना चाहिए कि वर्तमान में हमारे पास 12 शेड्यूल है, 470 अनुच्छेद है और 25 भाग है। याद होगा, आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से हैं। चलिए बात करें तो संविधान में अभी ये लेटेस्ट में नया नया कुछ ही दिनों में बहुत सारे आर्टिकल्स जुड़े हैं। चलिए बात करते हैं तो संविधान के किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी और छठी बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, पांचवी और छठी। याद करें, अब मैंने आपको कुछ अनुसूचियां पढ़ाई थी, याद करें, पांचवी अनुसूची,
5वीं अनुसूची ये कहता है कि उसमें SC ST से जुड़े प्रशासन का वर्णन होगा। ये बताया था मैंने, SC ST यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित का वर्णन है अनुसूचित जाति का। बात करें 6वीं अनुसूची, मैंने बताया था इसमें जनजाति का वर्णन है। किसका वर्णन है? जनजाति। याद करें, वैसे लोग जो पहाड़ों और पठारों जंगलों में निवास करते हैं उन्हें जनजाति कहते हैं, पता है ना। पहाड़ों पठारों जंगलों में निवास करने वाले लोगों को क्या कहते हैं दोस्तों? जनजाति। तो हमारे जनजाति में इसमें मुख्य रूप से 4 राज्यों को शामिल किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 स्टेट ऐसे हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से पहला नाम है असम, अगला नाम है मेघालय, और तीसरा नाम है त्रिपुरा, और चौथा नाम आपका हो जाएगा मिजोरम। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिनको किसमें शामिल किया गया है? 6ठी अनुसूची में। और 5वां यानी बताओ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसमें है? 5वीं और 6ठी में। 7वीं में आपको पता होगा सूचियों का वर्णन होता है, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन होता है। 9वीं अनुसूची में याद करें क्या था? दल बदल, 10वीं में भूमि सुधार, 11वां में पंचायती राज, और 12वां में नगर पालिका, अगर आपको याद होगी तो। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप लोग इसको एक बार देख ले। अगला प्रश्न है, इसको दिमाग में रखना, आर्टिकल अब पहले बदल गया है, आर्टिकल की संख्या बढ़ गई है। चलिए बात करते हैं बाबू चौथा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1958 में। मैंने बताया है कि अगर आपने कहीं पढ़ा होगा कि संशोधन होता क्यों है, यानी आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जाता है, कुछ को हटाया जाता है, कुछ को अपनी आवश्यकता के अनुसार जोड़ा जाता है, उसीलिए हम संशोधन करते हैं। तो पहली बार हमारे संविधान में संशोधन कब हुआ? 1950 में, 1951 में, 1955 में, या 1958 में? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे। तो आप लोग याद रखिएगा कि पहली बार जो संशोधन है वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में पहली बार संशोधन हुआ। इसे 10 मई 1951 को पेश किया गया। 10 मई 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया, और 18 जून 1951 को यह पास हो गया। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेश किया 10 मई 1951 और पास हो गया कब? 1951 में, पहला संशोधन। और आप याद करें कि ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, अगर आपको याद होगा कि ये जो हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, ये जो संशोधन करते हैं, आखिर ये संशोधन हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो अगर किसी को याद होगा तो जरा सा दिमाग पे जोर डाले, और नहीं तो है माथा पटके तब याद आएगा, साउथ अफ्रीका। नहीं याद आ रहा है तो माथा को पटक के याद करें कि संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से उठाई है? साउथ अफ्रीका से उठाई है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? यानी कौन से संविधान के किस संशोधन के द्वारा कौन सा कानून जोड़ा गया? दल बदल विरोधी कानून। बताइए, 91वें संशोधन, 51, 52वां, 53वां, या फिर 54वां संशोधन? बताएं मुझे फटाफट, इस प्रश्न का उत्तर दे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 52वें संशोधन के तहत दल बदल कानून को जोड़ा गया। कहा जोड़ा गया? संविधान की 10वीं अनुसूची में। कहा जोड़ा गया? संविधान की 10वीं अनुसूची में। और कब जोड़ा गया? तो इसको 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में। चलिए आपको पता होगा कि संविधान में 10वीं अनुसूची के साथ साथ 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है संशोधन करके।
11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया संशोधन करके, और 12वीं को भी जोड़ा गया, 10वीं को तो जोड़ा ही गया। बाकी ये 3 जो शेड्यूल है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं शेड्यूल। तो आप मुझे बताएं कि ये तीनों शेड्यूल जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। तो आप लोग याद रखें, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, उसी प्रकार 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब कब कब जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया था 1951 में, और इन दोनों को सेम 1992 से 1993, 1992 से 1993। ये आपको पता होगा ये कौन सा कानून है, भूमि सुधार संबंधी कानून। और ये क्या था, पंचायती राज, और आपका लास्ट था नगर पालिका। आपको अगर याद होगा तो ये हमने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का छठा प्रश्न, आज का 6th क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सभी को वॉइस क्लियर पहुंच रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है। यानी कि हमारे देश का सबसे उच्चतम न्यायालय कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ है ये, दिल्ली में। तो बताएं इसके जो जज होते हैं इनकी उम्र सीमा क्या है। 56 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, 58 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दे दोस्तों, कौन कितने वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि नहीं 56 वर्ष है, नहीं 58, नहीं 60, इसकी उम्र आयु होती है 65 वर्ष। क्या होती है, 65 वर्ष की उम्र तक आप जज रह सकते हैं, यानी ऑप्शन में है नहीं तो इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का 7th क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन ये कहता है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में, जो आपको पता होगा जब हमारे भारत देश पर महमूद गजनवी आक्रमण करने आया तो वो 1000 से 1026 या 1027 तक भारत आया था। तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन है, उसका सबसे फेमस मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 में, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में, या कालिंजर पर आक्रमण। इसका इंपॉर्टेंट आक्रमण कौन है ये मुझे आप लोग बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका अटैक था जिसने भारत पर, वो था सोमनाथ मंदिर पर। इसने बहुत ही भयंकर तरीके से सोमनाथ पर अटैक किया था। किसने, महमूद गजनवी में। बात करें तो महमूद गजनवी सबसे पहली बार भारत में 1001 में अटैक किया। कब किया, और वह किया था पेशावर पर। कहा किया था, पेशावर पर। यह भारत में इसका पहला अटैक। वहां का राजा जयपाल था, और इसका अंतिम जो था वो 1027 था, और वो भी जाटों पर। ये उसका अंतिम आक्रमण था। तो ये कुल है इसके आक्रमण, जिसने मुख्यतः कौन, 1025 सोमनाथ टेम्पल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, यात्री इब्न बतूता कहां से आया। जब इतिहास के प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, कौन से, हिस्ट्री। और ये जो है आपका मॉडर्न नहीं, ये मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री का प्रश्न है, मेडिवल हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री। चलिए यात्री इब्न बतूता कहां से आया, मोरक्को से आया, फारस से आया, तुर्की से आया, या मध्य एशिया से आया था। आप लोग अपनी याद करें कि ये जो मोरक्को का यात्री है वो आखिर आया तो आया कहां से। सॉरी मोरक्को बोल रहे हैं, यात्री इब्न बतूता। बोल में आंसर ही निकल गया हमसे। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था दोस्तों, मोरक्को का। अब आंसर निकल गया है तो आप लोग बता ही देंगे, इसे बढ़िया हम ही बोल देते हैं। तो दोस्तों ये जो यात्री था वो 1333 में आया। उस समय भारत में कौन राज कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये क्या आया था, भारत आया। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था अपने दरबार में।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका आज का 9वां प्रश्न। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? एक सिस्टम था इक्ता सिस्टम, एकता सिस्टम, एकता सिस्टम। और ये जो सिस्टम था इसकी शुरुआत किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने की, या गयासुद्दीन बलबन ने किया? एक सिस्टम था इक्तादारी प्रथा। ये प्रथा क्या थी, उस पर ये प्रथा क्या थी और इसको शुरू किसने किया, ये आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर दें। तो मैं आपको बता दूं कि यह व्यवस्था शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था, जो कि एक गुलाम वंश का राजा रह चुका है, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इसी ने इस सिस्टम को लाया। किसने लाया? इल्तुतमिश ने। अब ये था क्या? ये था क्या? पैसा ना देकर पैसे के बदले क्या देना? जमीन देना। चलिए, नगद ना देकर नगद के बदले भूमि, ये था एकता सिस्टम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये भी आपका हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, कॉर्नवालिस थे, विलियम बेंटिंग थे, या लॉर्ड कैनिंग थे? तो फटाफट मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंग। पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन था? विलियम बेंटिंग। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भारत नहीं बल्कि पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, तो मुझे बताएं बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? सबसे पहले गवर्नर बंगाल में ही बनाया गया, तो आप मुझे बताएं बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर। चलिए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखे सभी लोग। 10वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10वें नंबर का तो हो गया सी। ये जो मैंने अलग से एक प्रश्न डाला है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था उस समय? उस समय नहीं, जब ये चल रहा था, तो बताएं। तो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। क्या था दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव। ये था इस प्रश्न का उत्तर। याद ना हो तो याद कर ले, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर रह चुका है, रह चुका था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आज का 11वां प्रश्न। बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ध्यान से सुनना। बंबई जो बन गया मुंबई, मद्रास जो बन गया चेन्नई, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। इन तीनों जगहों पर एक ही दिन उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, एक ही वर्ष में। 1851 में, 1861 में, 1871 में, या 1881 में? 1851, 1861, 1871 या 1881? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब? 1861 एक ऐसा साल है जिसमें तीनों उच्च न्यायालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? 4 व्यक्ति हैं जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, रविंद्रनाथ टैगोर या जेम्स हिक्की। ये 4 व्यक्ति हैं। बताइए इन 4 व्यक्तियों ने में से किसने पहला समाचार पत्र शुरू किया? आप सभी को पता होना चाहिए कि पहला समाचार पत्र कौन था। याद करें, द बंगाल गजट। याद है किसी को? मैंने ये बताया, आप बताए किसने शुरू किया? और इसकी शुरुआत 1780 में हुई थी। कब हुई थी? 1780 में। 29 जनवरी 1780 में यह शुरू हुआ। तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि ये जो बंगाल गजट है इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स हिक्की। क्या नाम है दोस्तों? जेम्स हिक्की। क्या नाम है? जेम्स हिक्की। क्या? जेम्स हिक्की। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू। बीएचयू नाम सुना होगा। इसकी स्थापना किसने की? डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? मुझे यह बता दे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है?
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय एक व्यक्ति है जिन्होंने बीएचयू की क्या की थी? स्थापना की थी। चलिए, और कब की थी? 1916 में। 1916 में उन्होंने क्या किया था? बीएचयू की क्या की थी? स्थापना की थी। एक और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सेंट्रल, ध्यान से सुनिएगा, हिंदू सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, एक स्कूल है जिसका नाम है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, जिसको एक व्यक्ति ने, जाने माने व्यक्ति हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। आप मुझे बताएं कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी? चलिए, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया। एनी बेसेंट का नाम तो सुनो होगा आपने, आजादी के समय ये भी थी, गांधी जी के टाइम, गांधी जी के साथ ज्यादा रहती थी। कब किया? 1898 में। आयरलैंड की रहने वाली महिला थी। 1898 में इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, आप सभी लोग इसको देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के चलाए? आपको ये पता होगा कि गुप्त साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने क्या चीज के सिक्के चलाए? चांदी के। किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लेकिन किस खुशी में चलाए थे? बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुर्नों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलाए तो थे, लेकिन किस कारणवश चलाए? तो आप सभी को याद रहा था कि शकों और शकों के शासकों को हराकर उन्होंने क्या किया था? अपने साम्राज्य में कहा कि क्या चलेगा? चांदी का सिक्का चलेगा। चलिए आप सभी को एक और बता दूं कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, क्या ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, रेड रेड हो जाएगा, कौन है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, एक उपाधि। तो मुझे बता दें ये किस प्रकार की उपाधि थी? तो आप सभी लोग बताएं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस प्रकार की उपाधि धारण की दोस्तों? तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि, किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का 15वां प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई, या किस वंश के काल में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है, अब तो ध्वस्त हो गया है। कब का ध्वस्त हो गया? बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। तो बताए किसके काल में ये बना था? मौर्य काल में, कुषाण के काल में, गुप्त काल में, या पाल वंशों के काल में? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग। तो दोस्तों इस प्रश्न की जो मांग है, तो इस प्रश्न की मांग के अनुसार आप याद रखें कि गुप्त वंश के काल में क्या हुआ था दोस्तों? इस वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त वंश के काल में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और ये याद रखिए कौन से राजा थे? तो वो राजा का नाम था कुमार गुप्त। क्या नाम था उनका? कुमार गुप्त के शासन में, कुमार गुप्त के शासन में यह स्थापना हुई। कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया ना, इसको पतला करके लिखो। किसके शासन में? कुमार गुप्त के शासन में। दिख रहा है सभी को? कुमार गुप्त के शासन में ही क्या हुआ था? किसकी स्थापना हुई? नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आप मुझे बताएं, हड़प्पा,
मोहेंजोदड़ो, लोथल, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा स्थान है जो भी वर्तमान में भारत में है? पहले तो कभी था, अब तो बंटवारा है। तो बताइए अभी कौन सा स्थान है जो अभी भारत में है? ये इन तीनों में से कोई नहीं है, कोई नहीं, बता दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आप लोग मुझे बताएं क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या ऐसा है? क्या नहीं है, डी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा है जो भारत देश में स्थित है। तो याद रखिए हड़प्पा हो नहीं सकता, क्योंकि हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है। मोहेंजोदड़ो हो नहीं सकता, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो याद रखें अब हमारे पास एक विकल्प लोथल है, और लोथल आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित है लोथल। और ये किस नदी के किनारे है? किस रिवर के किनारे? तो याद रखिए भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे लोथल शहर बसा है। कौन सी नदी के किनारे? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। मोहनजोदड़ो सतलज, सॉरी सिंधु। हड़प्पा रावी नदी, याद होना चाहिए। मोहेंजोदड़ो सिंधु नदी। चलिए ये हो गया बाबू आपका 16वां। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 17वां प्रश्न, एक बार देख ले इसको बढ़िया से। चलिए 17वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न ये कहता है कि कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? कहां से गुजरती नहीं, कहां से नहीं। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। बताइए कौन सा ऐसा देश है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती? म्यांमार से नहीं गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती है, बांग्लादेश से नहीं गुजरती है, चीन से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेपाल से नहीं गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, ये बांग्लादेश से भी गुजरती है, और ये चीन से गुजरती है, और ये भारत से भी गुजरती है। और इस प्रकार ये कुल मिलकर पूरे विश्व के 16 ऐसे देश है, 16 ऐसे देश है जिससे होकर क्या गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर का रोगी नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। ये जो है कुल 16 देशों से गुजरती है, जिसमें से नेपाल नहीं है। नेपाल नहीं है, क्योंकि देखो भारत में कहां से गुजरती है? भारत के, और वो भी भारत के। और ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 स्टेट से। ये आपको पता होना चाहिए, ये भारत के 8 स्टेट से गुजरती है। और इसका ट्रिक अगर आपको नहीं याद है तो याद कर ले, मित्र पर गमछा झार। ये एक ट्रिक है जिससे आप 8 स्टेट के नाम याद कर सकते हैं। चलिए अब मैं भी बता ही देता हूं, छोड़ो। म से क्या हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम, ये भारत का पहला राज्य। पहला नहीं मतलब बता रहा हूं इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। त्र से त्रिपुरा, प से याद रखना पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। ये हो गए भारत के 8 राज्य। कितने राज्य? 8। देखो पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात, छठा मध्य प्रदेश, सातवां छत्तीसगढ़, और 8वां झारखंड। और कुल कितने देश? 16 देशों के साथ। और भारत में कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ। चलिए, और ये कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो याद रखें ये एक अक्षांश रेखा है। कैसी रेखा है? अक्षांश रेखा। ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा अक्षांश या देशांतर, तो ये अक्षांश रेखा पर है। और कौन सी अक्षांश रेखा? उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी?
ये भी याद रखे, उत्तरी अक्षांश रेखा और कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तर, याद रख ले। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा। चलिए चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका 17वां प्रश्न। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां। एक बार इसको देख ले बढ़िया से, किसी को कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? एक विज्ञान है सिस्मोग्राफी, नदियां, भूकंप, पर्वत या ज्वालामुखी, ये आप मुझे बता दें। आपको सभी ने सुना होगा सिस्मोग्राफ, तो बाबू सिस्मोग्राफ जो है भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूकंप तरंगे से। ये ऐसा बनता है, इस पे भूकंप को दर्शाया जाता है। किस पे दर्शाया जाता है? भूकंप को। किस पे दर्शाया जाता है? भूकंप में। और इसमें एक स्केल होता है। भूकंप को किस पे दर्शाया जाता है? सिस्मोग्राफ पर। तो ये किससे संबंधित हुआ? भूकंप से। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, भूकंप की जो वेव है, जो भूकंप नीचे से उठती है, ध्यान से सुने, इसमें 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं। एक होता है पी वेव, एक होता है एस वेव, एक होता है एल वेव। ये 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं, उन्हीं को किस पे दर्शाया जाता है? सिस्मोग्राफ पर। लेकिन इसको नापा किसके द्वारा जाता है? नापा किसके या मापा किसके द्वारा जाता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा। रिएक्टर स्केल के द्वारा क्या किया जाता है इसको? रिक्टर स्केल, सॉरी रिएक्टर नहीं, रिक्टर स्केल के द्वारा इसको मापा जाता है। कौन से स्केल के द्वारा? रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। चलिए, ये हो गया आपका भूकंप से संबंधित सिस्मोग्राफ। चलिए याद रखिएगा, भूकंप को रिक्टर स्केल से मापा जाता है और इसमें 3 प्रकार के वेव होते हैं जहां से भूकंप उत्पन्न होता है। जहां से क्या, मान के चलो, आप सभी को पता होगा क्रस्ट मेंटल से क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। जब भूकंप की तरंगे निकलती है, तो जहां से निकलती है उसको बोलते हैं भूकंपीय केंद्र। क्या बोलते हैं? भूकंपीय केंद्र। और जहां कर जाकर पहली बार टकराई उसे कहते हैं ईपी सेंटर। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर, या फिर इसको भूकंपीय केंद्र को इंग्लिश में फोकस भी कहते हैं। और ईपी सेंटर को हिंदी में अभिकेंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र। चलिए, और सबसे खतरनाक वेव, इन तीनों वेव में सबसे खतरनाक, जो सबसे खतरनाक भूकंप लाता है वो लाता है एल। कौन लाता है? एल। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कम क्षति पहुंचाएगा कौन? पी। और सबसे अधिक पहुंचाता है एल वेव, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि एल धीरे धीरे पहुंचता है और धीरे धीरे पहुंचता है और बहुत झटका पहुंचाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 19वां नंबर। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? अभी मैंने बताया कि ये जो विषुवत रेखा है, आप सभी को पता होगा ग्लोब पर एक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, और ये 0 डिग्री होती है। क्या? 0 डिग्री पर खींची जाती है विषुवत रेखा जिसको, और ये अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके समानांतर जो रेखा खिंचती है, बताओ इसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखा या मध्याम रेखा? यही लिखा हुआ है ना। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश रेखाएं। क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आज का 20वां प्रश्न। दोस्तों आज का 20वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? यानी जब भारत में हरित क्रांति आई 1966 के आसपास, तो बताए भारत में जो हरित क्रांति लाई गई उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? गेहूं चावल को हुआ, ज्वार और तिलहन को हुआ, गेहूं व आलू को हुआ, या फिर चाय व कॉफी को हुआ? मुझे ये बता दे, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉफिट हुआ है तो वो किस फसल को हुआ है हमारे देश में जब हरित क्रांति आई? आप सभी को पता होना चाहिए कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है पूरे विश्व पटल पर 1960 के दशक में हुई। कब हुई? 1960 के दशक में इसकी शुरुआत की गई। पूरे विश्व पटल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली लेवल पर।
1960 में। और इसको शुरुआत किया गया नॉर्मन बोरलॉग, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बोरलॉग। और इन्होंने ही क्या किया था, विश्व पटल पर किस शब्द का उपयोग किया, हरित क्रांति का। और यही क्या कहलाए, विश्व में हरित क्रांति के जनक। याद रखना, विश्व में हरित क्रांति के जनक। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत में, जब हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में हरित क्रांति लाया किसने, एमएस स्वामीनाथन ने। किसने लाया, एमएस स्वामीनाथन। इन्होंने ही भारत में क्या किया था, हरित क्रांति की क्या की थी, शुरुआत। और यह क्रांति क्यों लाई गई कि इससे फसलों की क्या हो, उपज बढ़े, नई तकनीकी का इस्तेमाल हो, फसलों में क्या हो, वृद्धि हो। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गेहूं और चावल। हरित क्रांति से गेहूं चावल को बहुत लाभ हुआ। समझ गए। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आज का आपका 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी 3 लेयरों में बांटी है। सबसे ऊपरी वाले को क्रस्ट, मेंटल, सी से क्रस्ट, एम से मेंटल, और नीचे वाले को कोर कहते हैं। पता है ना, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। आप सभी को पता होगा कि कैल्शियम, बात हमसे पूछ रहा है क्रस्ट, भूपर्पटी को क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्रस्ट में किस तत्व की प्रधानता है, कैल्शियम की, एल्यूमिनियम की, लोहा की या पोटेशियम की। तो आप लोग याद करें, क्रस्ट का एक और नाम क्या होता है, अगर आप मुझे बताएं तो मैं बताता हूं, पहले आप उत्तर दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, याद रखें, क्रस्ट का नाम क्या होता है, सियाल। एल से एल्यूमिनियम, सी से सिलिका, कौन सा तत्व है, एल्यूमिनियम। हो गया आंसर। मेंटल में कौन होता है, सीमा होता है, सिलिका और मैग्नीशियम। और नीचे कौन होता है, नीफे, निकेल और आयरन। तो क्रस्ट में पूछा तो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम मार दिए। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 22वां प्रश्न। क्षोभ मंडल एवं सप्ताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, जो वायुमंडल की लेयर है, तो ये है क्षोभ मंडल, पृथ्वी की सतह है ये है क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल। तो ये जिस लेयर से मिली है, तो इस सीमा को क्या कहते हैं, समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा या बाह्य सीमा। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए कि क्षोभ मंडल और वायु समताप मंडल की सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ सीमा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 23वां प्रश्न। आवो जनजाति एक जनजाति है जो कि भारत में रहती है। अभी हमने पढ़ा जनजातियों का वर्णन संविधान के छठी, अभी प्रश्न हमने देखा था 6ठी अनुसूची में है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो जनजाति है, आवो जनजाति, वो किस राज्य से संबंधित है, मेघालय से, असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से। मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, असम से। आवो जनजाति कहां से संबंधित है दोस्तों, असम से संबंधित है। मैं आपसे कुछ प्रश्न और पूछता हूं। एक प्रश्न मैंने दिया है आपको, खासी, गारो, ये एक प्रकार के जनजाति हैं। मुझे बताएं इन जनजाति का संबंध किस राज्य से है। 2 और मैं आपको पूछता हूं। एक हो जाता है आपका लेप्चा, ये भी एक प्रकार की जनजाति है। और एक पूछ रहा हूं आपसे मुंडा। तो आप मुझे बताइए, ये 3 प्रकार की जनजातियां हैं और बताएं इनका संबंध किस किस राज्य से है। खासी, गारो, लेप्चा और मुंडा, ये च है। मुझे बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका मेघालय। खासी और गारो कहां से संबंधित है, मेघालय से। मुंडा जो है, आपने सुना होगा मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह सुना होगा, ये झारखंड से संबंधित है। कहां से, झारखंड। और लेप्चा सिक्किम से। कहां से, सिक्किम। चलिए, ये हो गए आपके कुछ खास जनजाति। चलो एक बार देख लो इसको। बढ़ते हैं हम लोग बाबू अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला सवाल। चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो चलिए हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक करते चले, अपने दोस्तों को शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कैसा लग रहा है आज का क्लास।
और फटाफट सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले भाई, आप ही लोगों की तो कृपा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यानी जो सिनेमा लोग बनाते हैं पिक्चर, उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? कालिदास सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या अशोक चक्र? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये जो है फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत जो है 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में इसको शुरू किया गया। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी सवाल है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? विश्व खाद्यान्न संगठन, भारत सरकार, फिलीपींस सरकार या यूनेस्को? यूनेस्को। इन चारों संस्थाओं में से ऐसी कौन सी संस्था है जो हमें रेमन पुरस्कार प्रदान कराती है? तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखें कि रेमन पुरस्कार जो है यह हमें कोई और नहीं बल्कि फिलीपींस सरकार देती है। कौन सी सरकार? फिलीपींस सरकार हमें यह क्या कराती है? उपलब्ध कराती है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। तो चलिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी से एक जरूरी वार्तालाप है कि हमारे पूरे टीम के द्वारा आपके लिए पैरामेडिकल 2024 के लिए एक न्यू बैच लाया गया है जिनका नाम है निश्चय बैच, और वो हमारे टोटल लर्निंग पर उपलब्ध है। क्या? टोटल लर्निंग एप्लीकेशन पर आप जाइए, वहां से डाउनलोड करिए और आप हमारे साथ पैरामेडिकल 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैच में जुड़े। और अभी कुछ दिनों में उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों क्लासेस मिलेंगी और बढ़िया टीचर मिलेंगे जो आपको अब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वही सर आपको वहाँ भी पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दे और इसको क्या करें? शेयर कर दे। चलिए तो धन्यवाद, शुक्रिया, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे, सभी को शुक्रिया।